हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। जो भी ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, बस क्या हुआ टाइप कर दिया गया है। तो आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल आपको जो क्लास मिली होगी है वो ईवीएस पेडागोजी की मिली थी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 बजे आपको जो क्लासेस मिल रही हैं वो ज्योग्राफी की हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला है क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है, ये आपको बताना है। यानी कि करेक्ट जो है ऑर्डर, यानी ऑर्डरलिंग में आपको लगाना है कि कौन सा जो है सीक्वेंस में सही है, ठीक है। ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू पोल्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, यानी कि समस्या समाधान जो है उसका सही क्रम में आपको लगाना था। तो पहला है समस्या को समझना, हाँ ये सही है। योजना तैयार करना, पुनः जांच करना और योजना को क्रियान्वित करना, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि समस्या को समझना, योजना तैयार करना, ये यहाँ तक तो आपका सही था। लेकिन पुनः जांच करना, जब आप योजना बनाओगे उसके बाद उसको फॉलो करोगे, यानी वो काम उस पर करोगे। जब आप काम करोगे फिर आप सोचोगे कि हाँ, फिर आप देखोगे कि ये सही था या नहीं सही था, तो ये गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि समस्या को समझना, फिर आप योजना बनाओगे, फिर योजना को क्रियान्वित करना, यानी आप योजना को फॉलो करोगे। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम को समझने के बाद आप करोगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए आप प्लान करोगे। जब आप प्लान कर लोगे तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फॉलो करोगे फिर आप उसका एनालिसिस करोगे कि यस, मैंने जो ये किया है क्या ये सही था या नहीं सही था, आप उसकी पुनः जांच करोगे। पुनः जांच करने के बाद अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आप उसको संशोधन करोगे, उसमें करेक्शन करोगे जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है। उसके बाद आप उसको उसका संपादन करोगे। अगर जहाँ पर दिक्कत नहीं है आप उसको वैसे ही रखोगे, जहाँ पर मिस्टेक है आप उसको सही करके फिर आप उसको संपादन करोगे। ये हो जाता है पौल्या का समस्या समाधान का मॉडल, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है मॉडल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है सीक्वेंस में, तो ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। योजना तैयार करना, पहले आप समझोगे प्रॉब्लम एटलीस्ट है क्या, फिर आप योजना बनाओगे। योजना तैयार करना, समस्या को समझना, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी कि पूछा है कि जो गणित की अवधारणाएं हैं उसके प्रकृति के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मैथ आप सॉल्व करते हो कल्पनाएं ही करते हो, एक्स मानते हो, वाई मानते हो, ठीक है। श्रेणीबद्ध प्राकृत है, बिल्कुल सही। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, ये तो नहीं है सीधे नीचे पहुंच जाते हो, आंसर निकाल लेते हो फिर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तर्क संगत प्राकृत है, बिल्कुल एनालिसिस आपको करना पड़ता है, लॉजिक होता है, बिना ऐसे बिना लॉजिक के तो कुछ भी आप नहीं मान लोगे। लेकिन मूर्त प्राकृति की होती है ये कहना गलत होगा, क्योंकि उसमें कल्पनाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि कौन सा सत्य नहीं है ये आपसे पूछा था। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट होने वाला है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा गया है कि संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक यानी 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका जो है उत्तर अनन्य है, यानी उत्तर जो है एक नहीं है, बहुत सारे निकल के आ रहे हैं।
उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? ये आपको बताना है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ये प्रीवियस के ही सेट के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से क्वालीफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब मैं कल लाइव आई हुई थी संडे को, तो उसमें एक ऐसा पर्सन भी जुड़े, जिन्होंने बताया कि बहुत ही मुश्किल से हम फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। यानी क्योंकि सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपये पे करने होते हैं पेपर 1 के लिए। अगर आप पेपर दोनों अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको 1200 रुपये देने पड़ते हैं। और ये 1200 सभी की सिचुएशन है एक जैसी नहीं होती है कि वो आराम से 1200 दे पाएँ रुपए, ठीक है? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल से पे करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है अगर क्वालीफाई नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है और तब बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब 1 या 2 नंबर से रह जाता है। जब आपका मान के चलिए 79 ही रह गए या फिर आपके 81 रह गए या फिर 80 रह गए या फिर 89 रह गए, तो वो बहुत दुःख देते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, आपको यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, आप लोग जॉइन करिए। कहीं से भी मॉक टेस्ट, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करें, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और जो आप पढ़ रहे हो उसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए, पेपर 2 के लिए मैं नहीं कह रही क्योंकि उसमें काफ़ी लॉन्ग है, वो आप नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, जैसे सीडीपी है, ईवीएस है, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी है, तो इसके आप जो है नोट्स बना सकते हैं। वन लाइनर में मेन पॉइंट लिख सकते हैं। ये लास्ट में आपको बहुत मदद करेंगे। तो ईमानदारी से 2 महीने भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये आपको जो है आपका सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा और जो एक बार सीटेट क्वालीफाई हो गया तो ये लाइफ टाइम वैलिड भी रहता है। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करिए और सीटेट को क्वालीफाई करिए। ज़्यादा टाइम भी अब आपके पास नहीं है, तो कंटेंट को कंप्लीट करके प्रीवियस के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन-सा करेक्ट होगा? पहला है, यह एक खुले सिर वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है और छात्रों को आपस में एक-दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है, या फिर यह एक बंद सिर वाले प्रश्न का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो अलग-अलग निकल कर आएगा। यानी अगर आप 2 बच्चों से कह रहे हो सॉल्व करने को तो 2 प्रकार का आंसर आएगा, लेकिन वहीं पर अगर आप 5 बच्चों से कह रहे हो तो 5 प्रकार का आंसर इसका निकल कर आएगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, गणित में जो है अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी आप उनको हतोत्साहित नहीं करोगे, बल्कि जो है उनको एप्रिशिएट करोगे, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। या एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा कि एक संदर्भात्मक जो है यानी एग्जाम्पल का प्रश्न है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और बच्चा जो है इसमें आलोचना करेगा, विश्लेषण करेगा, तर्क वितर्क करेगा, एक दूसरे से डिस्कस करेगा कि हाँ, आपका इसमें कितना आंसर निकल के आया है, मेरा ये निकल के आ रहा है, दूसरा बच्चा कहेगा मेरा ये आ रहा है। तो एक दूसरे से वो डिस्कस भी कर पाएंगे, आलोचना भी कर लेंगे, विश्लेषण भी होगा, यानी इनमें लॉजिक जो थिंकिंग है वो बेहतर होगी। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो 4 है इसमें कहा है कि कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका जो है सुश्री सोनाली ने अपने जो है अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए, ठीक है? तो कौन कौन से क्रियाकलाप दिए ये वाले तो हम लोग समझते हैं। भिन्न आकार और जो है रंगों वाली जो है सीपियाँ, कंकड़ पत्थर जो है टोकन और जो है वर्गों के टोकन को वर्गीकृत करना, ठीक है? विभिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार जो है बंडल में व्यवस्थित करना, यानी आप उनको सीक्वेंस में लगा रहे हो जो जिस आकार के हैं। जो है लकड़ियों जो है पंखों पत्तियों को आप जो है अपने आसपास के परिवेश में एकत्रित करना और उनको समूहों में बांधना, ये भी। अगला है, मोतियों को जो है धागे में पिरो कर गणना के लिए माला बनाना। तो ये एक्टिविटी जो है करवाई गई बच्चों के द्वारा। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप जो हैं वो क्या कहलाएंगे, अब आपको ये बताना है यहाँ पर। देखिए, पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किया गया है, तो मौज मस्ती के लिए नहीं किया गया है। इसमें बच्चा अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है?
साथ ही जो है वो आकलन कर पाएगा, वर्गीकृत कर पाएगा कि कौन-सी वस्तु किस प्रकार की होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो उसको वो वर्गीकृत कर पाएगा। ये नहीं है कि मौज-मस्ती के लिए है। समय नष्ट करते हैं क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। ये आपका नहीं होगा क्योंकि टीचिंग के दौरान जो भी एक्टिविटी कराई जाती हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर बच्चे को सिखा रही होती हैं, जो पहेलियाँ होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे फालतू में पहेलियों को ऐड कर दिया जाता है, पहेलियों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा मतलब होता है क्योंकि पहेलियों के माध्यम से बच्चे में लॉजिक आता है। पहेलियों के माध्यम से बच्चा अवलोकन कर पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है, विश्लेषण कर पा रहा होता है, उसमें तर्क क्षमता बेहतर हो रही होती है। तो जो भी लर्निंग के दौरान हम जो भी एक्टिविटी करा रहे होते हैं वो कोई भी वेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है? समय बर्बाद नहीं कर रही होती हैं। सी है केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं और जो है कक्षा 1 के लिए असंगत हैं, ये भी आपका नहीं होगा। तो ए और बी और सी गलत हो गए हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे कि संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं, ये आपको बताना है। यानी गणितीकरण की मैथमेटिकेशन ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग। तो पहला है गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल सूत्र के द्वारा नहीं होता है। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग और जो है उत्तरों की जांच की जो है कुंजी से करना, तो ये भी आपका नहीं होगा। आसपास की विभिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और जो है उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। तो जो टीचर निर्देश दे देगा आपको सुनिश्चित कि हाँ इसका ये आंसर होगा, तो उसमें बच्चा कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो जब बच्चा कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कुछ अपनी थिंकिंग नहीं उसमें ऐड करेगा, तो उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो तो रट लेगा। आंसर यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आसपास की विभिन्न वस्तुओं के भार का जो है अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और जो है तकुआकार हो गया है, इसका अर्थ है, ये आपको बताना है। तो पहला है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद नहीं है, तो ये कहना गलत होगा कि पारस्परिक संवाद ही नहीं होते, यानी ना तो टीचर बात करता है बच्चों से, ना बच्चे बात करते हैं, बल्कि बहुत अच्छे से हो रहा होता है। अगर टीचर अच्छा है, अच्छे से बच्चे को अपने में इंक्लूड कर पा रहा है, तो संवाद होंगे, बल्कि और अच्छे से जो है डिस्कशन होगा। गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया जाए, तो ये नहीं होगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, आप गणित को कठिन के स्तर पे जो है श्रेणीबद्ध नहीं करेंगे। गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम पर वृद्धि हुई है, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन कि पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेशन किया जा सके और जो है उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हटाया भी गया है और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको इंक्लूड भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि गणित के अध्ययन में सामान्यता अवध यानी अवधारणा मानचित्रों का उपयोग किया जाता है।
अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो पहला है, यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चिन्हित करता है। बी है कि ये एक जो है अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक जो है रैखिक व्यवस्था है, यानी एक सीक्वेंस में रहती है। इन जो है इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है, यानी जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको पहचानने के लिए होता है। या फिर यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियाँ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। तो ये सारी एक्टिविटियाँ जो हो रही हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो सही विकल्प को चुनिए। ए और सी होगा या फिर ए और सी डी होगा। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका डी ऑप्शन होगा। ए सी और डी, यानी ए होगा और सी होगा और डी होगा। बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि रेखीय नहीं होता, एक सीक्वेंस में जो है नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो है मैच करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसमें है कि निम्न में से कौन सा जो है युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है, इसमें ये देखना है। तो पहला है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि कुछ क्रिएट करना, कुछ जो है एक्टिविटी होना। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसमें जो होगा आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा कि ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चे के विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। ये जो है रचनात्मकता के अंतर्गत पता चल रहा होता है। बी है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा, यानी कि जहाँ पर जो है शिक्षक केंद्र में होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बच्चे जो है तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। तो ये जो है लिखित परीक्षा के द्वारा कौन आंकेगा, टीचर ही। ठीक है, ये हो जाएगा बी का फर्स्ट। तो ए का जो है यहाँ पर है फोर्थ और बी का है फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ए का फोर्थ तो फर्स्ट में ही दिया है, यानी पहले से ही आंसर निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस यही करना है, एक मैच करिए। पहले से आंसर अगर निकल आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो आप सेकंड मैच करिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कम टाइम में आप यही ट्रिक फॉलो करना, अच्छे से आंसर गलत भी नहीं होगा और आंसर निकल भी आएगा। क्योंकि अगर सारे मैच करने बैठोगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ पे दिक्कत क्रिएट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही ट्रिक फॉलो भी करिएगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो सी का जो होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा और डी का होगा थर्ड, यानी कि जो है समूह आकलन में सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं के आंकने में सहायक होता है। क्योंकि ग्रुप लर्निंग होगी, ग्रुप आकलन होगा, असेसमेंट, तो समूह में जो है असेसमेंट होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स यही रूल फॉलो करना, एग्ज़ाम में कम टाइम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आंसर भी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए पहला मैच करना और पहले से ऑप्शन पे आना, अगर पहले से निकल रहा है आंसर तो निकाल लीजिए, अगर पहले से नहीं निकल पा रहा है तो आप सेकंड मैच करिए। 100% जो है एक मैच करोगे आंसर निकल आएगा। अगर एक से नहीं निकल पाता है, इन केस कभी कभी हो जाता है, तो आप सेकंड मैच करोगे, आंसर आपका आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आंसर बिल्कुल करेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है पूछा है कि प्राथमिक आकलन की विधि नहीं है। तो पहला है, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो, या फिर बच्चों के अधिगम के जो है स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा है, या फिर आकलन के लिए जो है आईसीटी पर आधारित उपकरणों का उपयोग है,
या फिर अवधारणा मानचित्र का उपयोग है। तो बात यहाँ पर जो हुई है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो उनका असेसमेंट जो करना है उनके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा। क्योंकि सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित, बच्चे छोटे हैं, वो सूत्रों को याद नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो है अभी याद करने की इतनी क्षमता बेहतर नहीं हुई होती है। वो एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे होते हैं, जो उनके सामने है वो उसको देख करके सीख पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध जो है मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो पहला है यहाँ पर डेंस, जो है डेंस ब्लॉक। ये हम लोगों ने जब मैथ पेडागोजी कंटेंट डिस्कस किया था तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। और है माचिस की तिल्लियों का बंडल, या फिर बनावट प्रचलित नोट, या फिर एक गिनतारा यानी अबेकस। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त जो है सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण जो है निरूपित कर रहा होता है, यानी कि जो मूर्त जो प्रेजेंट होती हैं बच्चे के सामने। तो ए है, ए और डी जो है समानुपातिक सामग्री है, या फिर ए और बी समानुपातिक सामग्री है, या फिर बी और डी समानुपातिक सामग्री है, या फिर ए और सी जो है असमानुपातिक सामग्री है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कि ए और बी। क्योंकि ए डिंस ब्लॉक और आपका माचिस की तिलियों का बंडल, ये आपका क्या है, समानुपातिक सामग्री हो जाएगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 11 में पूछा है कि बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि, यानी कि बच्चों का गणितीय अवधारणा का जो पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसका असेसमेंट जरूरी है, ऐसा क्यों। तो पहला है, यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है, यानी रटवाने में सहायता करता है। तो ये आपका नहीं होगा। गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अन्य विषयों के साथ ये एकीकृत नहीं होता है। मैथ के द्वारा हम जो है ईवीएस को नहीं सीखते, मैथ के द्वारा हम हिंदी को नहीं सीख रहे होते, इंग्लिश नहीं सीख रहे होते हैं, ठीक है, संस्कृत नहीं सीख रहे होते हैं। यह योगात्मक आकलन में सहायक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा हमको ये नहीं ग्रेड दिए जा रहे हो, वो तो एग्जाम में होता है। गणितीय अवधारणाओं की प्राकृत श्रेणीबद्ध है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैथ एक ऐसा है सब्जेक्ट जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। ये नहीं है कि आप स्टेप को एक एक भी अगर स्टेप आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर भी निकल के नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गणितीय अवधारणाओं की जो प्राकृति है वो क्या है, श्रेणीबद्ध होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है 6 और 7 का योग 13 है, एक या यह एक डैश डैश का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो परिभाषा है, तो यहाँ पर कोई इसकी जो है डिफिनेशन नहीं दी जा रही है। साध्य या प्रति जो है ज्ञापित है, या फिर मुक्त वाक्य है, तो मुक्त वाक्य नहीं है। अब इसको आप चाहे 10 बच्चों से सॉल्व कराइए, चाहे 5 बच्चों से सॉल्व कराइए, चाहे 1 बच्चों से सॉल्व कराइए, आंसर इसका सेम निकल के आएगा। संयोजक है, ये भी नहीं है कि समुच्चय होगा, आंसर यहाँ पे होगा साध्य, क्योंकि यह फिक्स है कि यस, इसका आंसर जो है यही निकल के आने वाला है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, यानी संज्ञानात्मक में पूछा है अपसारी, यानी डाइवर्जन थिंकिंग पूछा है, जिसका जो है एक आंसर नहीं होने वाला है। तो पहला है ज्ञान, अवबोध और अनुपयोग, या फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन,
ज्ञान विश्लेषण और मूल्यांकन या फिर अवबोध, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। ऐसा क्यों, वो समझते हैं। देखिए विश्लेषण, अब विश्लेषण किसी से आप करवाओगे एनालिसिस, तो वो अलग अलग होगा, हर बच्चे का एनालिसिस अलग होता है। अब इसका एक फिक्स आंसर नहीं निकल के आएगा, ठीक है। और वहीं पर संश्लेषण हो गया, सी ठीक है, सिंथेटिक, ये भी आपका एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार का होता है। अब मूल्यांकन करने के लिए आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, आप लिखित भी एग्जाम ले सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी के दौरान जो है बच्चे का असेसमेंट कर सकते हो, यानी एवोल्यूशन जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अपसारी चिंतन जो है डेवलप होगा, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं निकल के आएगा। इसमें हर बच्चे की थिंकिंग, उसका लॉजिक अलग अलग होगा। यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 14, जिसमें पूछा है कि, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है, दिया है यहाँ पर 76 इंटू 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है, जो कि यहाँ पर है, उसने ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी बच्चे ने इसको जो है डायरेक्ट इंटू नहीं किया, बल्कि उसने ये स्टेप फॉलो करके इसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चे ने जो इसमें अपनी एक्टिविटी लगाई हुई है, अब इसमें जो है कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये बताना है। तो पहला है, अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीकी को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चे ने जो अपना लॉजिक लगाया है, अपनी जो ट्रिक फॉलो कर दी है इसमें, तो आप उसको हतोत्साहित करोगे, जी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको आंसर निकल के मिला। अब बच्चे ने इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, थोड़ी सी एक्टिविटी लगा दी, तो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप उसको हतोत्साहित नहीं करोगे, बल्कि उसको अप्रिसिएट करोगे। अगला है, विद्यार्थी को गुणन का जो है अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे को कुछ आता नहीं है। अगर उसको आता नहीं था तो उसने एक्टिविटी के माध्यम से ही सॉल्व नहीं कर पाता वो, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है, तो ये भी आपका जो है आंसर जो है, या फिर जो है लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे, तो ये भी नहीं होगा कि विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने वहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया हुआ है कि इस क्वेश्चन को आप यही जो है ट्रिक से फॉलो करोगे, सॉल्व करोगे। एग्जामिनर ने बस क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसका आंसर निकल के आए, चाहे जैसे भी विद्यार्थी निकाले, ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि उसका अंक जो है 0 मिलने वाला है। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन, कि विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंबित कर रही है कि हाँ, उसने अपनी एक्टिविटी लगाई और गुणन की जो नियमों की जो समझ है वो बच्चे ने वहाँ पर प्रदर्शित किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचित देने के लिए जो है अति उपयुक्त कारण हो सकता है, यानी जियो बोर्ड इससे रिलेटेड बताना है। तो पहला है, अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, या फिर अधिगमकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, या फिर अधिगमकर्ताओं को आयत पढ़ाना, या फिर विभिन्न जो है ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना, क्योंकि जियो बोर्ड जो होता है ये प्रेजेंट यानी मूर्त होता है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि रेखाओं और कोणों को पढ़ाना ये आपका नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना ये भी नहीं होगा, आयत का पढ़ाना ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखती हूँ, यानी आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ ही क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन जो है मैच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। ये क्लास 3 बजे आपको मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है। CDP पेडागोजी की 23 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
ईवीएस पेडागोजी की जो क्लासेस हैं वो भी आपको 10 मिल चुकी हैं। हिंदी पेडागोजी की भी आपको जो है 12 क्लासेस मिल चुकी हैं। तो ये बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन करें। 5 बजे क्लास मिलती है, वो पेपर 2 के लिए होती है, सोशल साइंस, जिसमें जो है आपको ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज डिस्कस किए जा रहे हैं। साथ में पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट और साथ में सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।